लेकिन रिकॉर्डिंग मेरे ख्याल से स्टॉप थी, कोई नहीं, मैं उसका रिकॉर्ड करके अलग से डाल दूंगा। ठीक है, जी सर। वो मैं अलग सर से हम डाल दूंगा, लास्ट रिकॉर्ड कौन से? रिकॉर्ड करके डाल दूंगा मैं अलग जी से ना, लिंक वाला। जी 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 सर। ठीक है, तो ये था लिम्फ एंड ब्लड। अब हम बात करते हैं डाइल्यूशंस के बारे में, और डाइल्यूशंस का जो थियोरेटिकल पार्ट है वो बताने के बाद मैं पूरा कंप्लीट प्रैक्टिकल सिनेरियो भी आप लोगों को क्लियर करूंगा कि कैसे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हम क्रिएट कर सकते हैं, कैसे बना सकते हैं प्रैक्टिकली। फिलहाल मैंने कल भी आप लोगों को बताया था कि बहुत सारे टाइप के डाइल्यूशंस और बहुत सारे टाइप की चीजें मेडिसिन को प्रिपेयर करने में हमारे इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में भी यूज हो रहे हैं, होम्योपैथी में भी यूज हो रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम लोगों को ही क्रिटिसाइज किया जाता है, एक दूसरे को ही हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं कि भाई आप लोग 19 में कीजिए, 147 में कीजिए, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं, आप ऐसे क्यों कर रहे हैं। जबकि आज की डेट में होम्योपैथी में ही इतने सारे 3 से 4 टाइप के डाइल्यूट करने के जो मेथड है वो चल रहे हैं। तो हमें भी वैसे तो साइंस के साथ आगे बढ़ना चाहिए, प्रैक्टिकल भी होने चाहिए। ठीक है, ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सब मैटी जी बोल गए वो उसमें कुछ चीज हम ऐड नहीं कर सकते हैं, हम सेम प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए ऐड कर सकते हैं। और ऐसा भी बिल्कुल नहीं है कि कोई डाइल्यूशन अगर होम्योपैथी वाले यूज करते हैं तो वो उनका फिक्स हो गया कि वो उसके अलावा वो उनके अलावा और कोई से यूज नहीं कर सकता है। साइंस किसी एक की नहीं होती है, ठीक है ना, साइंस सबके लिए होती है, और साइंस को कोई भी यूज कर सकता है, चाहे वो क्वांटम फिजिक्स है, चाहे वो नैनो टेक्नोलॉजी है। ठीक है, खैर फिलहाल हम प्रिंसिपल की अगर बात करें तो हम जो है एक तरीके से हमारे पास 3 मेथड है जिनमें जो लोग जो है वो प्रैक्टिस कर रहे हैं। हालांकि मैक्सिमम लोग जो हैं वो उनकी जो प्रैक्टिस है वो 2 टाइप के डाइल्यूशन में ही है, इनके 2 टाइप से डाइल्यूट करके ही वो लोग उसको कर रहे हैं। लेकिन तीसरा भी है और शॉर्ट मेथड भी है, उन सब के बारे में ही हमें पता होना चाहिए, उन सब की ही क्लियरिटी हमारे माइंड में भी होनी चाहिए। और उसी को मैं अब जो है आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं कि एक आप लोग जानते हैं कि भाई 19 का जो रेशियो है उसको लोग फॉलो कर रहे हैं। ठीक है, ओरिजिनली ये वन जो है 10 होता है, मतलब 1/10 था, 10 पार्ट और 1 पार्ट। लेकिन अगर देखा जाए तो 10 के रेशियो में हम बात करते हैं कि भाई 1 पार्ट जो है इसमें मेडिसिन का होता है, 1 पार्ट इसमें मेडिसिन का है, और जो 9 पार्ट है वो हमारे व्हीकल के हैं। और व्हीकल जो आपका है वो डिस्टिल वाटर हो सकता है, अल्कोहल हो सकता है, रेक्टिफाइड स्पिरिट हो सकता है, या मिक्सचर भी हो सकता है। और ऐसे ही दूसरा जो रेशियो है वो 147। अभी मैं थोड़ा और भी क्लियर करूंगा इसमें। 147 को लोग यूज कर रहे हैं। सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही पे है कि प्रैक्टिस 19 से करे या 147 से करे, तो किसी भी तरीके से कर सकते हैं, दोनों में रिजल्ट आता है। लेकिन यूज करने की जो कंडीशन है वो दोनों की अलग अलग होती है। अब आप देखिए 19 वाले रेशियो में मेडिसिन का पार्ट ज्यादा है, यानी कि मोलिकुलर डिस्टेंस जो है डाइल्यूशन के हिसाब से, कल डाइल्यूट करना मैंने बताया था आपको कि किसी चीज को हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो इसका मतलब मोलिकुलर डिस्टेंस बढ़ा रहे हैं, तो 19 में कम मोलिकुलर डिस्टेंस है, लेकिन न्यूट्रिशन वैल्यू जो है वो ज्यादा है। हालांकि बहुत सारे लोग बोलते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी बिल्कुल एंजाइम है, क्लियर एंजाइम भी हो सकते हैं, बहुत सारे जो न्यूट्रिशन है, प्रोटीन और वाइटामिन और भी चीजें उसमें होती हैं, एंजाइम भी होते ही होंगे पक्का, क्योंकि प्लांट में एंजाइम होते हैं। लेकिन जिस टाइम इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पे मैटी जी काम कर रहे थे, लगभग जब ही पैरेलली एंजाइम पे भी काम हो रहा था, मतलब ऐसा 100% जो एंजाइम थ्योरी है वो उस टाइम तक नहीं आई थी। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी
और एंजाइम थ्योरी पैरेलल तो चले हैं, लगभग वही 1832-33 के आसपास एंजाइम थ्योरी पे भी काम चल रहा था। 1835 में जो है हमारे मैटी जी का जो बर्थ हुआ है 35, और 1865 के आसपास हमारी जो पैथी है वो सामने आई है। और जो एंजाइम थ्योरी है वो भी लगभग तभी उसके आसपास ही थोड़ा आगे पीछे आई है। तो थोड़ा सा डाउट इसमें हो सकता है कि कंप्लीटली एंजाइम थ्योरी उस टाइम हो या नहीं हो, लेकिन हाँ, जो हमारी मेडिसिन के काम करने का तरीका है और एंजाइम थ्योरी को अगर मिलाया जाए तो ऐसा नजर आता है कि हाँ, एंजाइम के तरीके से ही रेमेडीज काम करती है, इसलिए इतना क्विक रेस्पॉन्स इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रेमेडी का है। तो खैर उसकी बात करते हैं। 1:9 वाला जो रेशियो है इसमें मोलिकुलर डिस्टेंस जो है वो कम है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है। तो इसमें जब हम डाइल्यूट करेंगे तो जो मैक्सिमम चीजें हैं वो D3 के बाद स्टार्ट होती है, कि D3 स्पाइजरिक क्रूड से आपने बनाया। प्रैक्टिकली मैं दिखाऊंगा, वो मैं बता रहा हूं आपको, लेकिन अभी फिलहाल थ्योरेटिकल चीजें क्लियर करते हैं। D3 मेडिसिन का एक पार्ट हम लेंगे और 9 पार्ट हम अल्कोहल के लेंगे या डिस्टिल वाटर के लेंगे या मिक्स जो भी आपका व्हीकल है उसके लेंगे, और फिर उसको हम स्ट्रोक देंगे या नहीं देंगे। हालांकि ये डिपेंड इस पर भी करता है आपकी फार्मेसी किस टाइप की मेडिसिन बना रही है। कल भी मैंने आपको बताया था कि मेडिसिन बनाने के भी 2-3 तरीके हैं, तो आप अपनी मेडिसिन बनाने वाले से पूछ सकते हैं, लेकिन मैं जनरल चीजें आपको बता रहा हूं कि आप अगर इसको स्ट्रोक देंगे ये पोटेंसी में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब ये पोटेंटाइज हो जाएगा। फिर भी अगर डाइल्यूशन की बात करें तो 1 पार्ट D3 का और 9 पार्ट डिस्टिल वाटर का आप मिला के डाइल्यूट करेंगे तो वो D4 होगा। D4 के बाद आप लोग एक पार्ट D4 का लेंगे और 9 पार्ट आप डिस्टिल वाटर के लेंगे तो वो D5 बनेगा। फिर ऐसे ही आप एक पार्ट D5 का लेंगे, 9 पार्ट डिस्टिल वाटर का लेंगे तो वो D6 बनेगा। ठीक है, यानी कि 1:9 के रेशियो से डाइल्यूट हुए हुए सॉल्यूशन को हम D से डिनोट कर रहे हैं। D का मतलब होता है डेसिमल स्केल, डेसिमल मतलब 10, ठीक है ना, 10 10, इसलिए हम इसको D बोल रहे हैं, डेसिमल स्केल। तो यानी कि D3 एक तरीके से एक बेस हो गया हमारा, और D3 के बाद हम इसको डाइल्यूट कर रहे हैं तो 1:9 से तो वो D4 D5 D6 हम उसको बोल रहे हैं, D7 D8 D9। जब 147 से हम लोग डाइल्यूट कर रहे हैं तो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की टर्मिनोलॉजी में उसको बोला जाता है फर्स्ट डाइल्यूशन, सेकेंड डाइल्यूशन, थर्ड डाइल्यूशन, फोर्थ डाइल्यूशन, फिफ्थ डाइल्यूशन। 1 पार्ट मेडिसिन का 47 पार्ट, यानी कि 1 पार्ट D3 का 47 पार्ट डिस्टिल वाटर का तो फर्स्ट बनेगा। 1 पार्ट फर्स्ट डाइल्यूशन का 47 पार्ट डिस्टिल वाटर तो सेकंड बनेगा। 1 पार्ट सेकंड का 47 पार्ट डिस्टिल वाटर का तो थर्ड बनेगा डाइल्यूट करने के बाद। स्ट्रोक देने नहीं देने वो आप पे डिपेंड करता है। आपको पोटेंसी बनानी है, आपको पोटेंटाइज करना है सॉल्यूशन को, आपको डायनेमाइज करना है, आपको डायनेमिक एनर्जी सॉल्यूशन में लेके आनी है, तो आप उसको डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे 100, 105, 50 जो भी आपकी फार्मेसी बोलती है, लेकिन डाइल्यूट करने के तरीके यही रहेंगे। ठीक है, इसको डेसिमल बोलते हैं 1:9 को, और 147 को एक्चुअली क्या है, ये 149 या 150 का रेशियो है जो होम्योपैथी में प्रचलित था उस टाइम जब हमारी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी भी अपने डेवलपमेंट के दौर में थी। तो शायद मैटी जी ने सिमिलरिटी ना हो इसके लिए इसको 147 किया होगा। वैसे जो रजिस्टर्ड है फार्मेसी में, और फार्माकोपिया भी जो बना हुआ है जर्मन फार्माकोपिया भी, वहां पे 147, इसको हाफ सेंटिसिमल बोलते हैं। ठीक है, हाफ सेंटिसिमल इसलिए क्योंकि एक और रेशियो है 199 का, इसको होम्योपैथ में भी यूज होता है बड़े लेवल पे, और इलेक्ट्रो होम्योपैथ में भी बहुत सारे लोग इसको यूज करते हैं, और इसको हम सेंटिसिमल बोलते हैं। सेंटिसिमल मतलब 100। तो इस वाले रेशियो से भी आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तीनों से रिजल्ट मैंने देखे हैं। अब समझे डिफरेंस की बात करें। डिफरेंस मैंने बताया आपको कि यहाँ पे मोलिकुलर वैल्यूज डिस्टेंस कम है, न्यूट्रिशन वैल्यू ज्यादा है, यानी कि ऐसे डिजीज जो लोकल हैं, जो बहुत बड़े स्केल पे स्प्रेड नहीं हुए हैं, ठीक है ना, जो बहुत पुराने डिजीज नहीं है, या फिर ऐसे डिजीज जहां पे न्यूट्रिशन वैल्यू की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो हम यहाँ पे 1:9 का रेशो का यूज करते हैं। खासकर एनीमिया जैसे केस में आप लोग अगर फर्स्ट एलिजन के बजाय D4 का यूज करेंगे ब्लड की वैल्यू बढ़ाने में, तो ज्यादा अच्छा रहेगा। वहां पे न्यूट्रिशन वैल्यू सप्लाई करनी है आपको, ठीक है, यानी कि न्यूट्रिशन वैल्यू सप्लाई करनी है तो 1:9 का रेशो यूज कीजिए। और मैक्सिमम लोग 60% के आसपास 1:9 का रेशो यूज करते हैं, लेकिन 147 का रेशो भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं। जहां पे आपको दिख रहा है कि आपको न्यूट्रिशन भी देना है, ठीक है, और आपको थोड़ा लाइटर में भी जाना है, डिजीज को थोड़ा जनरलाइज भी करना है, आपको लग रहा है कि थोड़ा क्रोनिक डिजीज है, तो आप 147 का रेशो भी यूज कर सकते हैं, या 147 का रेशो ही वहां पे यूज कर सकते हैं, करते हैं। हालांकि मैंने देखा है कि स्किन की जो डिजीज होती है वहां उतना अच्छा रिजल्ट 1:9 से नहीं आता है जितना 147 से आता है, ठीक है। और स्किन की डिजीज के लिए आप प्योर डिस्टिल वाटर में भी बनाए तो वो भी ज्यादा अच्छा रहेगा, फिर चीजें एग्रावेट नहीं करेंगी, वो चीजें बाहर नहीं निकलेंगी। एक चीज और भी है, डाइल्यूशन की बात भी, ये भी चीज आती है बहुत सारी कि भाई हम कैसे स्टार्ट करें, कौन सा डाइल्यूशन कब दें, कैसे दें। तो थोड़ा सा वही हमें देखना है कि कि डिजीज पॉजिटिव निगेटिव पे भी नहीं आ रहा हूं मैं, पॉजिटिव निगेटिविटी हम बाद में चलेंगे, अभी तो हम सिर्फ केवल डिजीज सिम्टम की बात कर रहे हैं। आपको लग रहा है कि भाई यहाँ फंक्शन थोड़े से डाउन हो रहे हैं, आप इतना समझ सकते हैं फंक्शन डाउन हो रहे हैं किसी चीज के, ठीक है, तो वहां पे हमें थोड़ा सा पॉजिटिव देना है। पॉजिटिव का मतलब मेडिसिन की वैल्यू ज्यादा रहेगी। D4 D5 में और D6 में भी मेडिसिन की वैल्यू काफी हद तक रहती है। D6 के बाद मेडिसिन की वैल्यू बहुत कम होती चली जाती है। अब आप अगर मैं बात करूं कि इसका D10 1:9 के रेशो में बना हुआ D10 में उतनी मेडिसिन होती है जितनी लगभग सेकेंड या थर्ड डाइल्यूशन में 147 में होती है। यानी कि 147 में मेडिसिनल की वैल्यू वॉल्यूम एक तरीके से कम होता है, प्रॉपर्टी कम नहीं होती है। प्रॉपर्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, प्रॉपर्टी और पावर तो मैंने बताया जितना ज्यादा डाइल्यूट होगा उसकी पावर उतनी बढ़ती चली जाएगी, और पोटेंटाइज होने की प्रॉपर्टी भी उतनी बढ़ती चली जाएगी, क्योंकि मोलिकुलर डिस्टेंस जितने ज्यादा बढ़ेंगे उतने ज्यादा वो चार्ज होंगे, और जितने ज्यादा चार्ज होंगे उतनी आपको जो प्लांट एनर्जी है वो आपके सोल्यूशन में मिलती चली जाएगी। तो मेडिसिनल वैल्यू आपको ज्यादा देनी होती है जब आपको लगता है फंक्शन डाउन हो रहे हैं, जैसे एनीमिया, खून की कमी है, जैसे लो बीपी। लो बीपी में आप D4 में देंगे तो ज्यादा अच्छा है, ठीक है। और जहां आपको समझ में नहीं आ रहा है वहां आप D5 या सेकेंड डाइल्यूशन का यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक तरीके से इनको न्यूट्रल बोला गया। पॉजिटिव निगेटिविटी की बात मैं कर सकता हूं, पॉजिटिव का मतलब है मेडिसिन ज्यादा, निगेटिव का मतलब है मेडिसिन कम। डिजीज की बात नहीं कर रहा हूं, मेडिसिन की बात कर रहा हूं। न्यूट्रल का मतलब है कि कहीं ना कहीं बैलेंस वाली स्टेट में सब कुछ बना हुआ है। तो पॉजिटिव का मतलब हुआ आप पॉजिटिव मेडिसिन मतलब D4 और फर्स्ट, ठीक है, दोनों के डाइल्यूशन मेथड में D4 1:9 में और 147 में फर्स्ट, ये पॉजिटिव रेमेडी है। इनको आप वहां पे एडमायर करेंगे, आप वहां को इनको एडमिट करेंगे, इन मेडिसिन को वहां पे आप इन मेडिसिन को देंगे जहां पे आपको लगता है कि फंक्शन या वैल्यूज, ठीक है, या स्ट्रक्चर भी जो है वो कम हो रहे हैं, डिम हो रहे हैं, डाउन जा रहे हैं, जैसे प्लेटलेट का कम होना, जैसे एनीमिया हीमोग्लोबिन का कम होना, जैसे ब्लड प्रेशर का लो होना, ये यहां सब आपको पॉजिटिव रेमेडी जो है वो एडमिट करनी होगी। आप 147 में करते हैं तो फर्स्ट, और आप 1:9 में करते हैं तो D4। ये इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की टर्मिनोलॉजी है जो आज हम बोलते हैं डाइल्यूशन में, D4 और फर्स्ट, ठीक है। कुछ लोग ऐसे भी बोलेंगे कि भाई जो 1:9 में है वो D4 D5 D6 ये पोटेंसी होती है, और फर्स्ट सेकंड थर्ड डाइल्यूशन होते हैं। लेकिन मैंने आपको कल क्लियर कर दिया था, अगर आपने स्ट्रोक दे दिए हैं तो वो पोटेंसी है, चाहे आपने किसी भी तरीके से डाइल्यूट किया है। और आपने स्ट्रोक नहीं दिए है, केवल उसको मिलाया भर है, तो फिर वो डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन की तरीका अलग अलग हो सकता है। फिर ऐसी डिजीज जहां पे आपको लगता है कि भाई चीजें जो है वो डाउन होने की तरफ है,
मैं बैटरी कनेक्ट कर लूँ जरा लैपटॉप से, 1 मिनट के लिए होल्ड करेंगे आप लोग। तो ऐसी डिजीज जो लगता है थोड़ी, जहां पे चीजें बढ़ रही हैं, ठीक है, जहां पे फंक्शंस बढ़ रहे हैं, जैसे हाई ब्लड प्रेशर, हाई बीपी, ठीक है, तो वहां पे क्या देंगे? अब वहां पे थोड़ा नेगेटिव की तरफ चलेंगे। वहां भी हमें देखना होता है कितना कितना नेगेटिव देना है। स्किन डिजीज हो गई, मैक्सिमम सारी स्किन डिजीज में हम नेगेटिव मेडिसिन ही देते हैं। फिलहाल मेडिसिन की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। तो पॉजिटिव मेडिसिन कब एडमिट करेंगे, निगेटिव मेडिसिन कब एडमिट करेंगे? फंक्शंस जो हैं बढ़े हुए हैं, तो आप देखेंगे कि भाई निगेटिव देके हम उसको थोड़ा डाउन करने की कोशिश करेंगे। फंक्शन बहुत घटे हुए हैं तो पॉजिटिव मेडिसिन देके न्यूट्रिशन देंगे उस जगह, उस चीज को बढ़ाने की कोशिश करेंगे। और न्यूट्रल का मतलब होता है जब आपको लग रहा है, आपको ये नहीं लग रहा कि आपको सिम्टम रोगी ने बता दिए, पेशेंट ने, आपको कंफ्यूज हो गए आपके, यार ये चीज तो बढ़ रही है, ये चीज घट रही है, ये बढ़ रही है, ये समझ में नहीं आ रहा है चीजों को देख के कि भाई कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें घटी हुई है, ठीक है। जैसे जॉइंटिस को भी अगर आप ढंग से पढ़ेंगे समझेंगे तो वहां कुछ कुछ चीजें बढ़ी हैं, कुछ चीजें घटी हैं, ठीक है ना। कई बार स्ट्रक्चर की बात आती है, कई बार फंक्शन की बात आती है, फंक्शन में भी कुछ बढ़ जाते हैं, कुछ घट जाते हैं। तो वहां पे भी हम क्या करेंगे, फिर वहां पे हम न्यूट्रल रेमेडी को जो है एडमिट करेंगे, यानी कि D5 और सेकंड। तो फिलहाल मैंने 3 डायल्यूशन आपको बता दिए, D4, D5, D6, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, ठीक है। जब फंक्शन डाउन हो रहे हैं, आपको बढ़ाने की रिक्वायरमेंट है, तो आप D4 फर्स्ट यूज करिए। जब आपको लग रहा है कि चीजें बहुत बड़ी हैं, आपको घटाने की जरूरत है, तो D6 यूज कीजिए, ठीक है। 3 की भी बात करेंगे, बाकी चीजें भी सब आगे धीरे धीरे बढ़ती चली जाएंगी, क्योंकि हमें 1 बाय 1 चीजें क्लियर करते चलना है। 199 भी बहुत सारे लोग यूज करते हैं, लेकिन उतने नहीं करते कि उसको एक स्टैंडर्ड तरीके से हम उसको ले लिया जाए या हम उसको ले लें। लेकिन होगा ये भी ऐसे ही कि 99 पार्ट डिस्टिल वाटर का, 1 पार्ट मेडिसिन का, और आप उसको फिर जो है आगे दे सकते हैं, ठीक है। इसको अगर मैं देखूं टेक्निकली तो आपको होम्योपैथी में जैसे CH के नाम से बोलते हैं, तो आप इसको यहाँ पे C1, C2, C3 बोल सकते हैं 199 का सेंटीसिमल स्केल में। तो ये भी इंट्रोडक्शन ही है एक तरीके से कि भी डाइल्यूशन कैसे, कितने डाइल्यूशन हम लोग यूज कर रहे हैं, ठीक है, कौन से डाइल्यूशन को कब यूज करना है, कौन से डाइल्यूशन में मेडिसिन की वैल्यू कितनी रहेगी, कैसे हम उसको बना सकते हैं। एक एग्जाम्पल के रूप में अगर मैं आपको बताऊं, कुछ लोगों की हो सकता है समझ में ना आया हो, 1 मिनट के लिए बस। अब देखिए आप लोग, ये D2 S2 का D3 मेडिसिन है मेरे पास में, S2 का D3, ठीक है, D3 बेस है ये। और इससे पहले D2 होता है, D2 होता है, उसके पहले D1 होता है, उसके पहले क्रूड होता है, ठीक है। उस बारे में मैंने अभी नहीं बताया, उसका लेक्चर मैं अलग से लूंगा किस दिन, बिल्कुल क्रूड से स्टार्ट होकर आखिर तक कैसे बनाएंगे। लेकिन D3 सब लोग जानते हैं, नए लोग भी समझ रहे हैं कि D3 क्या है, कैसे है। तो ये D3 है, जिसके बाद हम नॉर्मल प्रैक्टिस स्टार्ट करते हैं अपनी। और ये एक खाली बोतल है मेरे पास पे, 30 ml की खाली बोतल है। और ये हमारा एक मेजरमेंट का हो गया, जिसमें मैं 1 ml मेडिसिन या 10 ml मेडिसिन जैसे भी है, D3 से D4 बनाना है, तो यानी कि मुझे 30 ml है ये 30 ml की बोतल है। इसका 1 पार्ट कितना होगा? 3 ml।
तो 3 ml इसमें मेडिसिन ऐड करनी होगी मुझे, और 27 ml यहां तक डालने के बाद फिर ये हमारा 30 ml हो जाएगा। तो कभी भी जब आप ऐसे बना रहे हैं, ये चीज हमेशा ध्यान रखें कि पहले आप इसमें, ये तो आपको पता ही है कि 30 ml इस बोतल में आने वाला है, तो पहले आप इसमें जो है मेडिसिन ऐड कर लीजिए। ये 3 ml 30 ml मेडिसिन, सॉरी 3 ml मेडिसिन, 3 ml D3 मैंने इसमें एक्सेस कर लिया है। आवाज आ रही है ना मेरी? हाँ सर। ठीक है, ये 3 ml मेडिसिन इसमें हो गया है। अब आप चाहें तो दूसरे मेजरमेंट ग्लास से वो दूर रखा है, फिर मुझे जाना पड़ेगा, लेकिन मुझे आइडिया है, ये बोतल मैं हमेशा यूज करता ही हूँ कि इसमें लगभग यहां तक डिस्टिल वाटर आ जाएगा, और ये डिस्टिल वाटर है। ये मैंने फिलअप कर लिया है यहां तक, इस पे मैंने ये ड्रॉपर कोर्क लगा दिया इसका, और इसको बंद करने के बाद अब आप देखेंगे कि ये इतनी सारी मेडिसिन को हमने बढ़ा के इतना कर दिया, मतलब इसका जो मोलिकुलर डिस्टेंस है वो बहुत ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, अब अगर हम इसको स्ट्रोक देते हैं, हमने इसको ऐसे डाउनवर्ड स्ट्रोक देने हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं करना है। अगर आपको स्ट्रोक देने हैं, आपको इसको पोटेंटाइज करना है, आपको डायनेमिक एनर्जीज में लेके आनी है, तो आपको डाउनवर्ड ऐसे कंटिन्यूअस एक जैसे 100 स्ट्रोक देने होंगे। ठीक है, एक जैसे 100 स्ट्रोक देने के बाद में ये आपका, अभी मैंने नहीं दिया है लेकिन एक समझाया मैंने आपको, समझाने का तरीका, ये D3 से D4 बन जाएगा। ठीक है, D3 से D4, ये S2 का D4 हो गया, और ये जो पहले मेरे पास था ये S2 का D3 है। सर स्ट्रोक कितना देना है सर? सर वो एक्चुअली फार्मेसी पे डिपेंड करेगा, जिसने आपको मेडिसिन भेजा है। लेकिन अगर मैं बोलूंगा, कोई फार्मेसी आपको नहीं बता रही, आपको आइडिया नहीं है, तो आप 100 स्ट्रोक दीजिए। ठीक है, ठीक है सर, ठीक है। तो ये आपका पूरा कंप्लीट जो है D4 बन गया। ये D3 की बोतल थी, D3 की बोतल से हमने ये D4 बना दिया। अब D4 से D5 बनाना है, इस बोतल में अगर D5 बनाना है तो आप 3 ml इसमें से लेंगे, इस वाली बोतल से लेंगे 3 ml D4 से इसमें डालेंगे, 27 ml फिर इसमें आप डिस्टिल वाटर डालेंगे, फिर इसको डाउनवर्ड स्ट्रोक देंगे, ये D5 बन जाएगा। ऐसे ही आपको D6 बनाना है। ठीक है, तो इस तरीके से आप D3 से अलग अलग डाइल्यूशन बना के रख सकते हैं। मैक्सिमम यूज होने वाले जो जनरल प्रैक्टिस में डाइल्यूशन है वो D10 तक आपके पास ऐसे बने रखे होने चाहिए। शॉर्ट मेथड भी मैं आपको बताने वाला हूं अभी, 1:9 के रेशो को मैं कंप्लीट कर दूंगा आज की क्लास में, कि अगर आपको ऐसे सिक्वेंसली बना के नहीं रखने, बहुत सारे लोग ड्रॉप वाइज मेथड से भी प्रैक्टिस करते हैं, तो वो लोग कैसे प्रैक्टिस करें। ये डिस्टिल वाटर में मैंने 10% RS मिला के एक्चुअली पहले ही रखा हुआ था, इसलिए मुझे स्ट्रोक देने जरूरी भी है। प्योर डिस्टिल वाटर आप यूज कर रहे हैं तो आपको स्ट्रोक देने की जरूरत है भी नहीं, उसके पीछे एक केमिकल बॉन्डिंग भी है जो कभी बताऊंगा, समझाऊंगा मैं आपको। RS आप यूज कर रहे हैं तो वो बिना स्ट्रोक दिए मोलिक्यूल जो है वो उसमें वैल्यू नहीं आती, इसलिए RS, अगर आपके D3 भी RS से बनी हुई है तो भी आपको स्ट्रोक देने हैं। आपके D3 प्योर DW में है और वहां भी प्योर DW है, तो आप चाहे स्ट्रोक ना भी दें, हल्का सा शेक कर ले तो भी वो डाइल्यूट हो जाएगा डिस्टिल वाटर में। RS में नहीं होता, इसलिए हमें स्ट्रोक देने होते हैं उसके। तो ये सिक्वेंसली मेथड है कि आप कैसे भाई D3 से D4। हेलो हेलो, हाँ जी बोलिए। हाँ सर, बोल रहे थे कि इसका मतलब अगर हम डिस्टल वाटर में बनाते हैं मेडिसिन को तो हमें की जरूरत नहीं है। हाँ, अगर आपकी D3 प्योर DW में है और आपके पास व्हीकल भी प्योर DW है तो जरूरत नहीं है कि आप स्ट्रोक दें। अगर अल्कोहल में बनाते हैं तो हमें स्ट्रोक देना। हाँ बिल्कुल, स्ट्रोक आपको देने ही होंगे, देने ही होंगे। ओके सर। क्वांटम फिजिक्स के हिसाब से आप देखेंगे, अल्कोहल की बॉन्डिंग आप देखेंगे, तो आप थोड़ा सा केमिस्ट्री जो समझता होगा वो समझ जाएगा कि अल्कोहल को स्ट्रोक देना ही होगा, अदरवाइज वो
डाइल्यूट नहीं होगा। तो इस तरीके से आप सिक्वेंसली चीजों को बना सकते हैं, सिक्वेंसली बना के रख सकते हैं। ड्रॉप वाइट मेथड भी मैंने कई बार बताया हुआ है, अगर उसको मैं अभी क्लियर करूं आज ही तो ज्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि 1:9 का रेशो फिर क्लियर ही हो जाएगा लगभग। तो नेगेटिव पॉजिटिव मैंने नहीं बताया, वो तो मैंने एक आपको एग्जांपल दिया है। आज की क्लास का मोटिव जो था वो लिम्फ को समझाना था और डाइल्यूशन में 1:9 को समझाना था कि भाई 1:9 को कैसे डाइल्यूट करेंगे। नेगेटिव पॉजिटिव तो बीच में आ गया, इसलिए मैंने आपको उसको थोड़ा सा समझा दिया। फिलहाल ज्यादा बर्डन लेने की जरूरत नहीं है आज की क्लास में। आज की क्लास का बर्डन बस आपको इतना लेना है कि आपके समझ में आ जाए ब्लड और लिम्फ में डिफरेंस, लिम्फ क्या है, और 1:9 का जो रेशियो है वो हम कब यूज करेंगे और उसको कैसे बनाएंगे। सिक्वेंसली ऐसे बनाएंगे जैसे मैंने प्रैक्टिकल करके भी आपको बताया है। और अगर आपको ड्रॉप मेथड से बनाना है तो आप देखिए 30 ml का स्केल लेता हूं मैं। 30 ml डिस्टिल वाटर में अगर आप आपकी मेडिसिन की 60 ड्रॉप्स डालते हैं तो दैट विल बी फॉर्म D4। अगर आप 40 ड्रॉप्स डालते हैं, और ये कोई साइंटिफिक मेथड नहीं है, देखो ये प्रैक्टिकल मेथड है, सबसे पहले बता रहा हूं साइंटिफिक मेथड वही है जो मैंने आपको बताया, ये प्रैक्टिकल मेथड है, ये आसपास काम करता है। D4 तो लगभग पूरा है, ये 60 ड्रॉप में 3 ml ही लगभग हो जाता है। लेकिन आगे D5, ये D5 के जैसा काम करता है, ऐसा सब लोग प्रैक्टिस करते हैं। हजारों लाखों लोग प्रैक्टिस कर चुके हैं, मैं भी कर चुका हूं, मेरे साथ जुड़े हुए बहुत सारे लोग कर चुके हैं, मेरी बुक यूज करने वाले बहुत सारे लोग कर रहे हैं, सबको रिजल्ट मिल रहा है। ये D5 के तरीके से काम करेगा। और जब आप 30 ml में 30 ड्रॉप्स डालेंगे तो ये D6 के तरीके से काम करेगा। D4, D5, D6 ये तीनों पे ही हम डिस्कस कर रहे हैं अभी। हालांकि इसको और भी हम कर सकते हैं। आप 20 ड्रॉप्स डालेंगे, D7 का यूज बहुत कम करते हैं, तो ये D8 के लगभग काम करता है। और जब आप 15 ड्रॉप्स डालेंगे तो ये D10 के लगभग आसपास काम करता है। ठीक है, और भी इसको थोड़ा सा और डाइल्यूट करते हुए हम ले जा सकते हैं, नीचे जितना ले जाएंगे लगभग ये आप ऐसे D30 तक तो कर सकते हैं, लेकिन उससे आगे फिर चीजें गड़बड़ करती हैं। हालांकि मैंने ये देखा है कि जब मैं 100 ml DW में एक ड्रॉप डालता हूं तो वो लगभग D100 के आसपास मुझे रिजल्ट देता है। और स्किन में मैं ऐसा बहुत बार यूज करता हूँ, स्किन के डिजीज में, कि मान लो मुझे किसी को ड्राई इचिंग हो रही है, जैसे किसी को ड्राई इचिंग हो रही है, ये फॉर्मूला भी मिल जाएगा आपको एक आज, ड्राई इचिंग हो रही है तो मैं क्या करता हूं कि 100 ml यहीं पे लिख देता हूं, 100 ml DW में मैं C3 WEN1 और S5 की एक ड्रॉप ऐड कर देता हूं और स्ट्रोक देके उसको दे देता हूं। और फिर 100 ml की जो बोतल है उसमें से मैं 30 ml उसको बना के दे देता हूं निकाल के, और फिर उसको बोल देता हूं कि भाई आप इसको 20-20 ड्रॉप दिन में 3 बार आप लें, या फिर ज्यादा इचिंग है तो 10-10 ड्रॉप दिन में 5 बार ले लिए, 10-10 बूंदे दिन में 5 बार ले लिए। तो ड्राई इचिंग बहुत मैक्सिमम जो केसेस में है, 90% से भी ऊपर केसेस में ड्राई इचिंग जो है, जहां पे रैसेस नहीं पड़ते हैं, जगह जगह पूरी बॉडी पे खुजली होती है, वो ठीक हो जाएगी। बस किडनी इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए इसमें। बहुत सारे किडनी फेलियर में या किडनी में क्रिएटिनिन वगैरह बढ़ने में भी ड्राई इचिंग होती है। उस टाइम आपको S6 का 200 और साथ में देना होगा, तब वो जो किडनी से रिलेटेड इचिंग है वो तब कंट्रोल होगी। ये आपको डायग्नोस करना है एक्चुअली, वो आपको बताएगा, यूरिन के प्रॉब्लम बताएगा, कुछ ना कुछ ऐसा बताएगा कि आपको ऐसा आइडिया होगा, आप ऐसा डाउट होगा कि हाँ किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है। वो पानी कम पीता होगा, ठीक है ना, या क्रिएटिनिन लेवल
में कुछ प्रॉब्लम आई होगी, उसकी बड़ा हुआ होगा, तो आपको S6 का 200 भी देना होगा, तो ड्राई इचिंग कंट्रोल हो जाएगी। अदरवाइज C3, वैन 1 और S5 की एक एक ड्रॉप 100 ml में डालने से ड्राई इचिंग कंट्रोल हो जाती है। अभी भी किसी को प्रॉब्लम हो सकती है तो आप S1 को भी दे सकते हैं, S1 भी बहुत अच्छा काम करता है ड्राई इचिंग पे। S1 की भी एक ड्रॉप डाल के आप दे दो 100 ml में, या 1 लीटर में डाल दो तो भी बेहतरीन काम करती है S1 की। एक ड्रॉप 1 लीटर में डाल दो और उसको 5 ml सुबह 5 ml शाम को पीने के लिए दे दो, तो भी बहुत अच्छा काम करती है। ये डाइल्यूशन से अलग प्रैक्टिस है जो मैं बता रहा हूं, ठीक है ना, ये प्रैक्टिकल है। फिलहाल मैंने आपको ये बताया था कि 1 ड्रॉप 100 ml में डालने से लगभग D100 के आसपास काम करता है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग पूछेंगे फिर जब मैं फॉर्मूले बताता हूं कि D100 कैसे बनाए, D200 कैसे बनाए। तो इस तरीके से आप इसको बना सकते हैं, स्ट्रोक इसमें दे देंगे। और 200 बनाने की रिक्वायरमेंट हो, अगर 200 बनाने की रिक्वायरमेंट हो, तो जो D100 आपने बनाया है, इसकी 1 ड्रॉप फिर आप वापस 100 ml में डाल दो, तो ये D200 के आसपास काम करेगा। मतलब 100 ml में एक ड्रॉप डाल के हमने D100 बनाया, फिर इस D100 की एक ड्रॉप वापस 100 ml में डाली, तो हमने D200 के आसपास का जो है अपना डाइल्यूट कर लिया मेडिसिन को। ये लगभग वहां पे काम करेगी और स्किन में बहुत अच्छा काम करती है रेमेडी। ये वाले डाइल्यूशन स्किन की प्रॉब्लम में और पेन में भी अच्छा काम करते हैं। कई बार A2 का 200, A1 का 200, F1 का 200, ठीक है, वैन 1 का 200, जेनेटिक डिजीज में स्किन में भी वैन 1 का है। सिंगल रेमेडी भी हम दे सकते हैं 200 में बना के, दिन में एक बार देने के लिए। स्किन डिजीज में भी आप एक बार ही दे तो ज्यादा अच्छा है। स्किन डिजीज में बहुत ज्यादा रेमेडी रिपीट करनी ठीक नहीं होती है हालांकि, लेकिन क्योंकि फिर जो डिजीज है वो दब जाती है, वहीं पे सप्रेस हो जाती है वो। लेकिन आज के टाइम में पेशेंट जो है वो बहुत जल्दी होती है, उसको लगता है कि आराम नहीं हुआ है तो वो आपको छोड़ के किसी और के पास चला जाएगा। इसलिए बहुत सारी चीजें हमें यहाँ प्रैक्टिस में ध्यान रखनी होंगी। लेकिन फिर भी 1-9 से आप इस तरीके से चीजें बना सकते हैं, सिक्वेंसली ऐसे और डायरेक्ट ऐसे। 1-9 कब यूज करेंगे ये मैंने क्लियर कर दिया है। एक बार चाहो मैं और बता सकता हूँ आपको, जहां पे आपको लगता है डिजीज बहुत ज्यादा लोकल है, ठीक है, बहुत जगह नहीं फैली हुई है, आपको लग रहा है एक ऑर्गन पे और उसके आसपास से डिजीज जो है वो सिमटी हुई है, बहुत पुरानी डिजीज नहीं है, आपको कहीं ना कहीं न्यूट्रिशन वैल्यू भी देने की रिक्वायरमेंट है, ठीक है, तो आप 1-9 का रेशियो यूज करेंगे। ऐसा नहीं है कि आप 1-9-47 दोनों भी करने की जरूरत है, आप चाहे केवल सिंगल 1-9 से भी कर सकते हैं, लेकिन फिर आपके पास 200 तक के डायल्यूशन जो है वो होने चाहिए। अगर आपके पास 147 भी है तो 10th डायल्यूशन तक आप रख लो, मतलब डी के आप D10 तक रख लो और 147 के भी आप जो है 10th डायल्यूशन तक रख लो, क्योंकि 10th डायल्यूशन बहुत ज्यादा डायल्यूट हो जाता है, 200 के आसपास ही बैठ जाता है वो जाके। तो 10th डायल्यूशन 147 का लगभग हर डीप डिजीज में वो क्लियर कर देता है, चाहे वो सोरियासिस हो, तो चाहे वो कोई भी डीप सीटेड डिजीज हो जो जनरलाइज हो चुकी है, एक जगह से दूसरी जगह फैल चुकी है। तो 1-9 147 के आपके पास दोनों हो तो ज्यादा अच्छा है। डिस्पेंसरी में इतना हम रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है भाई। आपको ये समझो 10, आप चाहे तो 1-9 को हमेशा सिक्वेंसली यूज कर ले, एक D3 किट आपके पास और एक 147 की किट। हालांकि 147 पे कल डिस्कस करूंगा मैं, उसका शॉर्ट मेथड भी बताऊंगा कि लगभग वो कहां तक काम शॉर्ट में हम यूज कर सकते हैं उसका। और उसकी D3 बना के मैं 30 ml में भी आपको दिखाऊंगा कैसे उसको बनाया जा सकता है, कैसे यूज कर सकते हैं। तो ये भी आज की क्लास में हम आज इतना ही रख रहे हैं। एक बार और मैं इसको समराइज कर देता हूं। आज हमने पढ़ा है कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस होता है, ब्लड कहाँ फॉर्म होता है, 1-9 का रेशियो क्या है, मतलब D3 जो हमारी रेमेडी हमें मिलती है उसको 1-9 के रेशियो से हम कैसे डाइल्यूट करते हैं, सिक्वेंशियली और डायरेक्ट ड्रॉप मेथड से। ये मैंने आज आपको बताया है और मैं उम्मीद करूंगा कि शायद आप लोगों को क्लियर हुआ होगा। अब आप लोग कुछ चाहें तो पूछ सकते हैं। सर हाँ जी सर। मैं जो D3 से यूज कर रहा हूँ सर, इसके पहले D1 और D2 ये यूज नहीं होता है सर, ये क्या सिर्फ रहता है उससे बनाने के लिए D1 D2 यूज होता है? एक्चुअली क्या है सर, देखो होम्योपैथी के प्रिंसिपल से बहुत सारे लोग बताते हैं कि आप D1 को भी 100 ml में 2 ड्रॉप डाल के दे दो,
ठीक है ना, 5-5 ml पीने के लिए या 20-20 बूंद पीने के लिए दे दो। लेकिन एक्चुअली इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की जो प्रैक्टिस है वो D3 से ही स्टार्ट होती है। तो अभी मैं वो आपको बताऊंगा नहीं, लेकिन मैं बता सकता हूं बाद में आपको कि अगर आप सीधा D1 से कैसे कर सकते हैं। ओके सर, और ये 1:47 का जो रेशियो है ये स्टार्ट होता है कि D3 से ही तोड़ के इसको हाँ बनाया हाँ, जाता है सर? D3 से ही होगा सर। ओके सर। सर एक बार लिम्फ का फॉर्मेशन बता दीजिए सर, एक बार थोड़ा सा। हाँ लिम्फ का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है सर? हाँ, लिम्फ के फॉर्मेशन का थोड़ा सा लिम्फ के फॉर्मेशन का मैंने बताया था कि जो ब्लड होता है हमारा आर्टरीज के थ्रू टिश्यू में जाता है। टिश्यू के आसपास एक फ्लूइड होता है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड। उस टिश्यू फ्लूइड में बहुत सारी चीजें आर्टरी से जब कैपिलरी बनती है छोटी छोटी, क्योंकि आर्टरी से कुछ भी बाहर नहीं निकल सकता, उसकी लेयर बहुत मोटी होती है। जो एपिथेलियम लेयर होती है आर्टरीज की अंदर की जो लेयर होती है बहुत मोटी होती है, तो बाहर उससे निकल जाता है, निकलता नहीं है। जब कैपिलरी बन जाती है उसकी तो वो परमेबल होती है, वहां से कुछ चीजें बाहर निकल जाती हैं टिश्यू फ्लूइड में। जो टिश्यू फ्लूइड होता है वो कंप्लीटली वहां पे नहीं रहता है, कुछ और वहां पे दूसरी कैपिलरीज होती हैं, जो लिम्फ कैपिलरी होती है वो भी ओपन रहती है और वो वहां से कुछ चीजें एक्सेस करती रहती हैं। तो उस टिश्यू फ्लूइड से जितना फ्लूइड उन लिम्फ जो वेसल्स हैं या लिम्फ कैपिलरीज है उसमें जाता है, उसी को हम लिम्फ बोलते हैं। बनता वो भी ब्लड से ही है, इंटरस्टिशियल फ्लूइड या टिश्यू फ्लूइड के साथ में मिलके। और लिम्फ का काम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। मोस्टली इम्यूनिटी रेस्पॉन्स करने का काम है, लिम्फोसाइट्स होते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी ना? हाँ जी मैम, ये जो बात की डायल्यूशन वाली है ये तो मिलेगी। उससे पहले मेरा नेट डिस्कनेक्ट हो गया था तो वो वाली रिकॉर्डिंग शायद नहीं हो पाई है लिम्फ वाली, लेकिन मैं उसको कभी बना के आजकल में बना के दोबारा डाल दूंगा रिकॉर्डिंग उसकी। ठीक है सर। लेकिन ये रिकॉर्डिंग मिलेगी आपको डायल्यूशन वाली, ठीक है सर। ठीक है। हाँ सर, थैंक यू सर। या हम एक काम कर सकते हैं, अभी 5 मिनट लगेगी, आप जिन लोगों को क्वेश्चन पूछना है वो पूछ लो। मैं चाहूं तो यहाँ पे एक बार और आपको स्क्रीन शेयर करके समझा देता हूँ, कुछ दोबारा भी समझ में आ जाएगा। मैंने बताया था कि आर्टरीज के थ्रू ऑक्सीनेटेड ब्लड टिश्यू फ्लूइड में आता है, टिश्यू में जाता है, हाँ जी टिश्यू का जो कैपिलरी बेड होता है वहां पे जाता है। आर्टरीज से जो चीजें हैं वो बाहर नहीं निकल पाती, चीजों का मतलब जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, WBC, RBC, प्रोटीन वगैरह। हालांकि RBC प्रोटीन तो फिर भी बाहर नहीं निकलती है, लेकिन टिश्यू फ्लूइड में जाके फिर भी बहुत सारे न्यूट्रिशन वैल्यू और WBC जो परमेबल कैपेबिलिटी होती है, परमेबल का मतलब है छानने वाली, जो बाहर निकल सकती है, ठीक है, वो बाहर निकल के इंटरस्टिशियल फ्लूइड में या टिश्यू फ्लूइड में आ जाती है। और फिर जब वो सारी वैल्यूज यहाँ पे एब्जॉर्ब हो जाती हैं तो यहाँ से ऑक्सीजन की वैल्यू खत्म हो जाती है। जो डीऑक्सीनेटेड ब्लड है, मतलब जिसमें ऑक्सीजन खत्म हो चुकी है, फिर वो वेन के थ्रू वापस सर्कुलेशन में चला जाता है, फिर फेफड़े और हार्ट मिलके उसको ऑक्सीनेटेड करते हैं। लेकिन यहीं पे ही एक दूसरा सिस्टम लगा होता है लिम्फ कैपिलरीज का। यहाँ पे वो कैपिलरीज भी होती हैं, ये ऊपर से परमेबल होती हैं। ये जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है इसमें WBC मिक्स हो चुकी हैं और भी चीजें मिक्स हो चुकी हैं। इसके WBC की जो वैल्यूज हैं और जो इसका एक बड़ा जो पोर्शन है उसको ये एब्जॉर्ब कर लेती है यहाँ पे कैपिलरीज, और फिर एक अपनी इनकी अलग वेसल होती है, एक अलग नशे होती है इनकी, उन वेसल्स के थ्रू ये फिर आगे लिम्फेटिक चैनल में बढ़ती है। पूरी बॉडी में वेनस सिस्टम और आपकी जो आर्टरीज है उनके साथ साथ जो आपकी लिम्फ वेसल्स है वो भी चलती हैं, और उनका काम होता है वही जो मैंने आपको बताया था कि जो इंट्राडर है, जो इन्फेक्शन है उनको डिटेक्ट करना और आपको बताना कि कोई इन्फेक्शन बॉडी में आ गया। उसके लिए बीच बीच में लिम्फ नोड लगे होते हैं जहां पे डिटेक्ट होता है और वहां से इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो है वो जनरेट होता है अलग अलग टाइप से, अलग अलग सिम्टम से, जैसे लिम्फ नोड का फूल जाना, जैसे बुखार हो जाना, ठीक है, जैसे छींके आ जाना बार बार, नाक का बहना, ये सारे इम्यूनिटी रेस्पॉन्स जो है वो हमारी लिम्फ नोड यानी कि लिम्फेटिक सिस्टम ही हमें प्रोवाइड करता है। और दोनों में डिफरेंस मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। यस सर। तो ये थोड़ा सा रिकॉर्डिंग में आ गया है। बाकी वही जो ब्लड का काम है वो टेम्परेचर को रेगुलेट करना है और सारे हॉर्मोन्स को सप्लाई करना है अलग अलग पार्ट को, जहां जहां
उसके रिसेप्टर होते हैं। मतलब कोई भी हार्मोन पूरे ब्लड में घूमता रहता है। अब आप समझिए कि कोई हार्मोन अगर यहाँ से रिलीज हुआ है, किसी ग्लैंड से रिलीज हुआ है, आपकी सपोज यहाँ पे सेरिब्रम में कोई ग्लैंड है, या पीछे आपके हाइंड ब्रेन में कोई ग्लैंड है, वहां से वो रिलीज हुआ है, या थायराइड से कुछ रिलीज हुआ है, तो वो पूरे बॉडी में घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि वो सिर्फ वहीं तक जाएगा जहां से जाना है, वो पूरे बॉडी में घूमता रहेगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब वही होगा जहां पे उसके रिसेप्टर है, जहां पे उसको जाना है। कोई हार्मोन यहां से निकला है, उसको किडनी पे काम करना है, तो वो किडनी पे जाके ही काम करेगा। या कोई हार्मोन यहाँ से निकला है, पिट्यूटरी ग्लैंड से कोई हार्मोन आपके निकला है, और वो उसको काम करना है आपके जेनेटल ऑर्गन पे, टेस्टिस पे काम करना है, या ओवरीज पे काम करना है, तो वहीं पे उसके रिसेप्टर है, वो वहीं पे जाके काम करेगा। पूरे ब्लड में घूमता रहेगा, लेकिन वो एब्जॉर्ब वहीं पे होगा जहां पे एब्जॉर्ब होना होता है। ठीक है। और कोई क्वेश्चन किसी का? जितना मैंने समझाने की कोशिश की है उतना समझ में आया है सब लोगों के? जी यस सर। सर। हाँ यस जी सर। सर। ठीक है, ये रिकॉर्डिंग अभी हो रही है, इसको मैं अपलोड कर दूंगा। बाकी कल हम नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। अभी पहले बेसिक चीजें ही हम क्लियर करेंगे रेमेडीज पढ़ने से पहले, ताकि जिस 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 दिन हम रेमेडी स्टार्ट करें उस दिन हमारी जो बेसिक चीजें हैं ना, जो बेसिक टर्मिनोलॉजी होती है, वो सारी क्लियर हो जानी चाहिए। वहां उस दिन ऐसा नहीं आना चाहिए कि भाई इस वर्ड का मतलब क्या होता है, मैं लिम्फ बोलूं तो आपको समझ में आना चाहिए लिम्फ का मतलब क्या है। ठीक है। ओके सर, थैंक यू। ओके सर, कल फिर हम 147 पे डिस्कस करेंगे और उसके साथ एक और टॉपिक लेंगे। ओके सर। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट गुड नाइट सर। सर। गुड नाइट सर, थैंक गुड यू सर। नाइट। ओके, गुड नाइट, थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू, गुड नाइट। गुड नाइट सर।